नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरतो। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज सवाल 10 बजे में बात करेंगे यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से जुड़ा यह पूरा मामला है। दरअसल स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने जो घोषणा की उसे सुनकर न सिर्फ ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप टेंशन से भर गया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ने सिर्फ ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। सिर्फ ग्रीनलैंड पर उसकी जो नीति है वो इस तरीके से है, बल्कि वहां गोल्डन डोम भी बनाया जाएगा। ट्रंप ने ये इसको लेकर आगे कहा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वो बोलते हुए नजर आए कि अमेरिका को कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते क्या है? क्या ग्रीनलैंड महायुद्ध का एपिसेंटर बनता जा रहा है और जिसकी जद में अब कनाडा से लेकर यूरोप तक आ गए हैं? डावोस में ट्रंप को 20 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तक उन्होंने स्पीच दी और स्पीच में भी दलीलें कुछ इस प्रकार दी। ट्रंप ने WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रंट के मंच से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की मांग दोहराई है। चलिए अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहां पर देखिए, ग्रीनलैंड बना जंग का एपिसेंटर। कैसे बना है वो आपको डिटेल्स के जरिए देते हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की मांग दोहराई है। दोबारा से कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा होना चाहिए। अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता, ये सिर्फ सुपर पावर कर सकता है। ये सीधे सीधे ट्रंप कहते हुए नजर आए कि ग्रीनलैंड पर अगर उसकी सुरक्षा को कोई दुरुस्त कर सकता है वो है अमेरिका। अमेरिका सिर्फ ग्रीनलैंड नाम की एक जगह चाहता है, यानी कि जियो पॉलिटिकल स्टेट में हम देखिए, ज्योग्राफिकल जोन को लेकर देखें या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद अहम है। हम बिना किसी हिंसा के ऐसा करना चाहते हैं, ये भी उन्होंने साथ दोहराया और साथ ही साथ कहा कि ये जो एक सोच है ग्रीनलैंड को लेकर के, ये इसका हिस्सा है कि हम बिना किसी हिंसा के ये करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं खून खराबा हो, हम चाहते हैं कि सीधे सीधे वो कब्जा मिल जाए, सीधे सीधे ग्रीनलैंड नामक जो जगह है वो अमेरिका के कंट्रोल में हो। और साथ ही साथ ये जो जंग का एपिसेंटर इस वक्त साबित हो रहा है, अलग अलग मुहाने जंग के खड़े हो रखे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड यहां पर महाशक्तियों के टकराव का एक नया विषय बनता जा रहा है। ट्रंप के इस तेवर को लेकर के यूरोप के तमाम देश मानो पहले से ही तैयार बैठे हैं। वो पहले से ही कमर कस चुके हैं। फ्रांस से लेकर इटली तक ट्रंप की धमकियों का जवाब अपने अंदाज से दिया गया है। ट्रंप के भाषण से पहले ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने कहा कि टैरिफ की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर हमारे सिद्धांतों और हमारे मूल्यों पर ब्रिटेन झुकेगा नहीं। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं कि क्या ग्रीनलैंड जो है आगे किस नीति के साथ बढ़ेगा। ट्रंप को ब्रिटेन का जवाब क्या, आप समझिए जरा। टैरिफ की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर के हमारे सिद्धांतों और साथ ही साथ मूल्यों पर ब्रिटेन नहीं आगे झुकेगा। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये साफ कर दिया है। और इस बयान के जरिए ब्रिटेन ने ये जवाब भी दे दिया है और ये जवाब सीधे सीधे सुपर पावर ट्रंप को दिया है। और आपको बता दें, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हमारे सिद्धांत, हमारी जो नीति है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस पर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो क्या ग्रीनलैंड के मसले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने है, या यूं कहिए कि युद्ध के मुहाने पर है? इन्हीं हालातों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के जो बयान सामने आए हैं उसे आप जरा गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और कहने के साथ साथ उनका इस बयान के बाद मकसद क्या है, जो कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें या स्ट्रेटजी की बात करें, उस पर गहरा छाप छोड़ने वाला है। सबसे पहले सुनवाइए। He's running it. I was like running it. I went from running it to being a terrible human being. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for many, many decades. But the problem with NATO is that we'll be there for them 100%. But I'm not sure that they'd be there for us if we gave them.
घंटों तक जो तकरीरें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, 1 घंटे तक बोलते रहे इस मुद्दे पर, और ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए इस बात से समझा जा सकता है कि 1 घंटे के स्पीच में एक बड़ा हिस्सा समय का उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए बातें रखते हुए यहाँ पर अपनी बात रखी है। साथ ही साथ आप समझिएगा, ये खुली धमकी के तौर पर माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रूस का हस्तक्षेप वहां पर ना हो, ग्रीनलैंड की धरती पर चाइना पैर ना पसार सके। आप इसको रोकने के लिए सीधे सीधे कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या ये महाशक्तियों के टकराव से पहले ही ट्रंप ने एक तरह से अलर्ट दे दिया है, वार्न कर दिया है कि आप इधर आंख उठाकर देखिए भी मत, वरना स्थिति नाजुक बन जाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी सर, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, और आज मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आज काफी समय बाद शैलेंद्र सर आए, तो सबसे पहले उनके साथ ही शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र सर, हम देखते हैं ट्रंप जो है, जो उनकी नीति है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग तरीके से सामने आती है। वो जो नियत रखते हैं, जो नीति रखते हैं, वो काफी डिफर करती है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर वो चाहते हैं, खुले तौर पे वार्न करते हैं, 1-1 घंटे भाषण देकर के जो इंपॉर्टेंट उसमें से अगर सम अप निकाला जाए तो वो ग्रीनलैंड निकलता है। कहते हैं कि रूस इस पर नजर ना रखे, चीन इस पर नजर ना रखे। तो क्या वो सिर्फ अमेरिका का है? ये वार्न कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहां पर अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी भैया। नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़ी एक जिम्मेदारी की बात, आपने अभी अभी बात करी थी नीति और नियत की। राइट। नीति और नियत देश में या आदमी की कैसे पता चलती है कि कम से कम वो झूठ ना बोले, तभी पता चलेगी। अगर आप सच्चाई पर चलोगे तो ठीक चलोगे। अब मैं आपको बताता हूं, ट्रंप साहब खुद डिसाइड कर लें कि उनकी नीति और नियत क्या है। अब वो बोलते हैं हिंसा से नहीं होगा। अगर हिंसा से नहीं होगा तो पहले आपने ये क्यों बोला था कि मिलिट्री ऑप्शन नॉट रूल्ड आउट? मिलिट्री ऑप्शन का मतलब क्या होता है? Right. हिंसा ही होता है। सो आप एक तरफ थ्रेट देते हैं हिंसा की कि मिलिट्री ऑप्शन, दूसरी तरफ आप बोलते हैं हिंसा से नहीं लिया जाएगा। तो आप फिर कैसे लेंगे? खरीदने की आपने बात करी थी ट्रंप साहब ने कि हम खरीदेंगे। चलिए मैं एक आपको थ्योरेटिकल एग्जांपल देता हूं। ट्रंप साहब, आप कितने में बिकने को तैयार हो? चलिए हम पैसा देने को तैयार हैं। आप बताइए आपकी क्या कीमत है? कंट्रीज की कीमत नहीं होती, नियत की और नीति की कहीं कोई कीमत नहीं होती, जो ट्रंप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा है अभी रिसेंटली दावोस में ही कि यूएस हैंडेड ओवर ग्रीनलैंड टू डेनमार्क। एक प्रेसिडेंट होने के नाते कम से कम हिस्टोरिकल झूठ तो मत बोलो जिसमें के प्रूव होता है कि इट वाज नेवर पार्ट ऑफ यू, इट वाज नेवर एवर पार्ट ऑफ यू। हाउ द हेल कैन यू हैंड ओवर? आप होते कौन है हैंड ओवर करने वाले? एक और स्टेप आगे जाते हैं। सर, आपने जिस बात को यहाँ पर पुट अप किया है, इसके बाद तो ये भी उठना चाहिए ना कि ट्रंप जिस जरिए से या जिस तरीके से टू कॉन्कर इट ऑल, चेरी ऑन द टॉप, उनको सब कुछ ये चाहिए। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके फेवर में हो, सब कुछ, चाहे ग्रीनलैंड हो, ऑयल रिजर्वायर्स हो वेनेजुएला के, ईरान पर उनकी स्टेट पॉलिसी की एक तरह से कहा जाए तो उनकी जो राजनीति है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये इट कैन नॉट बी अमेरिका ओरिएंटेड ऑलवेज। देखिए, अगर ये हमें डिसाइड, दुनिया को डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये ट्रंप की नीति है या यूएस की नीति है। क्योंकि अगर सिर्फ ट्रंप की नीति है तो 2 साल और है, चलिए खत्म हो जाएगी बात। मेरे हिसाब से ये यूएस की नीति है। दुनिया में कहीं भी। क्योंकि आप एक बात बताइए, चलिए आज आपने मदुरो को हटा लिया, कल आप बोल रहे हैं ईरान को हटा दूंगा, परसों आप बोल रहे हैं कि चलिए मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, उसके नेक्स्ट आपने अनाउंस कर रखा है कि कनाडा जो है वो भी हमारा ही पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए नेक्स्ट नंबर किसका है और ये एंड कहां होगी? चलिए मैंने ये 4 आपको ग्रांट कर दिए, नेक्स्ट कौन होगा ये भी तो देखना पड़ेगा दुनिया को। और उन्होंने एक बढ़िया बात कर दी, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया नेटो को अंडरमाइन करके कि नेटो मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। वो नेटो जो अपनी जिंदगी दे चुका है आपके लिए, आज आपने उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया अपने हिसाब से कि वो खड़ा होगा। आप क्यों नहीं नेटो के साथ खड़े होंगे? कंट्रीज के बीच में ऊंच और नीच नहीं होनी चाहिए, आंख से आंख की इज्जत होनी चाहिए।
दबाव नहीं पर होने वो तो चाहिए। नेटो के लिए भी क्या इज्जत रखते हैं, वो तो उनके ट्वीट से ही समझ आ गया ना। शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि अगर नेटो में वो हस्तक्षेप नहीं करते तो नेटो कूड़ेदान में पड़ा होता। इस तरीके की टिप्पणी भी वो दे जाते हैं। ऐसा लगता है कि रात को सोकर जब सोते हैं उस समय कुछ उनकी जो डायरी में नोट करते हैं ना हम लोग, एक आदत होती है कि नोट राइटिंग वाली आदत, वो रात को कुछ सोचते हैं, दिन में उठकर कुछ ट्वीट कर देते हैं। अब यूके देवनाथ सर से मैं समझना चाहूंगी, जैसा शैलेंद्र सर ने अभी राइटली कोट किया है कि ये तो डिसाइड करना होगा कि ये ट्रंप ओरिएंटेड है, ये अमेरिका ओरिएंटेड है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पेजेस हैं। अगर ट्रंप ओरिएंटेड है तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन ओरिएंटेड है तो ये एक आइडियोलॉजी के तौर पर लिया जाएगा और ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। रितु जी, जैसे कि कर्नल शैलेंद्र ने कहा, एकदम सही कहा कि ये अमेरिका की पॉलिसी है। सिर्फ फर्क ये है कि इसके पहले अमेरिका के जितने राष्ट्रपति थे वो जरा सोफिस्टिकेटेड थे, पॉलिश थे, यानी मजे हुए खिलाड़ी थे। वो बोलने के पहले, खासतौर से प्रेस के सामने स्टेटमेंट देने के पहले, वो नाप तोल कर, सोच समझ कर बयान देते थे। ट्रंप थोड़ा बड़बोड़ापन ज़्यादा है, तो वो जो उनके दिमाग में है उसको बड़े ही क्रूड तरीके से, रॉ यानी कच्चे तरीके से प्रेस के सामने बोल देते हैं। आमतौर पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपस में तभी करते हैं जब ट्रंप अपने एडवाइजर्स के साथ हों या अपने इनर कोटरी के साथ हों। अब ट्रंप जब ऐसे बोलते हैं कि ग्रीनलैंड को ले लेंगे, देखिए 15 दिन से बोल रहे थे कि हम बलपूर्वक ले लेंगे। आज से 4 दिन पहले उनको फाइनली व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने समझाया कि सर, आप ये बयान देकर खलबली पैदा कर रहे हो। तो अब ट्रंप 4 दिन से ये बोल रहे थे कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। खरीद लेंगे कैसे भाई? सबसे पहले डेनमार्क को तैयार होना पड़ेगा ना बेचने के लिए। ट्रंप के दिमाग में ऐसे घूम रहा है, क्योंकि वो रियल एस्टेट डीलर हैं। ट्रंप के दिमाग में ऐसे घूम रहा है कि जैसे अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया था। अब एक और एंगल चालू हो गया है कल से। कल से देख रहे हैं कि शायद ग्रीनलैंड को खरीदना भी असंभव होगा, क्योंकि बेचने वाला तैयार नहीं है। तो अब उन्होंने ग्रीनलैंड में जो 65,000 लोग रहते हैं, उन पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने का काम दे दिया है अपने गुर्गों को, CIA और दूसरे जो उनके एजेंट्स हैं, कि वहां पर ग्रीनलैंड में जाओ और वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको कन्विंस करो कि ग्रीनलैंड खुद अपनी ऑटोनॉमी के बलबूते पर अपना वोट दे कि वह डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ मिलना चाहता है। यानी एक प्लेबिसाइट जैसा करवा दो ग्रीनलैंड में अगले 2-3 साल में, जिसमें ग्रीनलैंड के लोग खुद ही वोट दे देंगे कि वो अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं। और लालच क्या दिया है, ये इंटरेस्टिंग है। लालच ये दिया है कि ग्रीनलैंड के इन सारे लीडर्स को, पॉलिटिशियन लीडरशिप को और इन्फ्लुएंसर्स को अमेरिका में एक एक विशाल घर दिया जाएगा। उनको अमेरिका की डुअल सिटीजनशिप दी जाएगी, उनके बच्चों को भी अमेरिकन सिटीजन बनाया जाएगा, और उनके बच्चों की जो प्रोफेशनल और टेक्निकल पढ़ाई लिखाई है उसकी जिम्मेवारी अमेरिका की सरकार की होगी। तो अब घर के भेदिए ढूंढ रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर, जो कि खुद ही ग्रीनलैंड को हिलाकर, वोट देकर, हल्ला मचाकर या पार्लियामेंट में शोर मचाकर अमेरिका के साथ संयुक्त होने के लिए सामने आएंगे। जी सर, आप कह रहे हैं कि ये एक कहा जाए फैसला अब लोगों को ही करना है, समझना पड़ेगा, और ये इंटरनेशनल फोरम्स को भी समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये हो ही रहा है या करवाया जा रहा है। और सोडी सर, अब आप मुझे ज़रा इसमें एक ब्रीफ एंड इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जैसे कि हम कल जब चर्चा कर रहे थे, हमने एक बात रखी यहाँ पर, एक बात समझनी चाहिए कि न्यूक्लियर क्षमता किस किस देश के पास है, लेकिन ग्रीनलैंड क्या इन महाशक्तियों का टकराव का एक ग्राउंड बनने वाला है? क्योंकि सीधे सीधे धमकी दे देना चीन को, रूस को, अन्य देशों को कि ग्रीनलैंड जो है हिंसा हम नहीं करेंगे, हम ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भेज रहे हैं अपने अपने लोगों को, सेना को उतार रहे हैं वहाँ पर। अब चीज़ें जो कर रहे हैं, मतलब वो कुछ और है, बोल कुछ रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं। What does he want first of all? एंड दूसरा, क्या ये जो ग्राउंड ग्रीनलैंड का है ये आने वाले दिनों में जंग का अखाड़ा बनेगा, महाशक्तियों के टकराव की वजह बनेगा?
जय हिंद ऋतु जी। जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है ट्रम्प द आर्ट ऑफ डील, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखी थी। 1 नवंबर 1987 को ये रिलीज हुई थी। जब दर्शक इस किताब को पढ़ेंगे उन्हें पूरा एहसास हो जाएगा जो डोनाल्ड ट्रम्प पिछले 15 दिन से ग्रीनलैंड पे बोलते आए हैं वो उनका एक आर्ट ऑफ डील है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट से बात हो गई है और ग्रीनलैंड के मुद्दे पे अब यूरोप अमेरिका के साथ है और इस पे आने वाले दिनों में और खुलासा किया जाएगा। यानी जो 15 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे एक सैनिक हमले की एक डर और दहशत यूरोप के ऊपर बिठा दिया था, उनका असल में मकसद कुछ और था और वो उनका पूरा हो गया है कि उन्हें अब ग्रीनलैंड पे पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी। बेशक ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा रहे लेकिन उसके ऊपर मिनरल्स और बाकी चीजों पे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को पूरी आजादी मिलेगी, जैसे यूक्रेन के साथ एक मिनरल डील हुई है और वेनेजुएला में तो हम जानते ही हैं क्या हुआ है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं ये बहुत सोच समझ के कहते हैं। दुनिया बेशक सोचे कि वो बेवकूफ है, वो ये है वो है, वो अपनी निजी जिंदगी में भी और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत सफल हो रखे हैं। जब से इन्होंने टैरिफ का ये बोलबाला शुरू किया पिछले साल 9 अप्रैल से, उसके बाद यहाँ प्रतिबंध वहां प्रतिबंध, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, क्या दुनिया का एक देश भी इनके आगे खड़ा हो पाया सैनिक तौर पे? क्या दुनिया का एक देश ने भी इनके ऊपर कठोर बातें की? यहां तक देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की। देशों ने एक ल्यूक वार्म स्टेटमेंट दे दिया बिकॉज वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के पास पैसा भी है, शक्ति भी है। जहां तक आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि महाशक्तियों के बीच में जंग, पिछले साल 31 अगस्त को मैंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था G3, जिसमें मैंने लिखा था तीनों महाशक्तियों के बीच में अनौपचारिक तौर पे बातचीत होगी है। इन्होंने दुनिया को 3 हिस्से में बांट लिया है। ये कभी एक दूसरे के साथ सैनिक तौर पे नहीं झड़पेंगे। पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है और दुनिया के और इन तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। जो मैंने 31 अगस्त को लेख लिखा था कि दुनिया को अनौपचारिक 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की एक साल से चल रही है वो उनकी एक आर्ट ऑफ डील है और अब तक वो बहुत सफल हो पा रहे हैं। हमने देखा कल जब डावोस में उन्होंने यूरोप के और दुनिया के नेताओं के सामने आधे स्पीच से ज्यादा ग्रीनलैंड पे फोकस किया, यूरोप को खटी खोरी सुनाई, बार बार अब ये देशों के लीडर्स के नाम लिए। क्या कोई उनके सामने खड़ा हो सका स्पीच में? कोई नहीं, क्योंकि जो 430 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने शताब्दियों पहले कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो बस देखते रहते हैं। आज जिसके पास पैसा है, जिसके पास सैनिक शक्ति है, उसका बोलबाला है। कल भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना के चीफ ने एक लेक्चर में कहा कि जिन देशों के पास एक पावरफुल सेना होती है उनकी ताकत वहां से आती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक मेथड इन मैडनेस है। वो सिर्फ ऐसी नहीं बोल रहे। बट वो तो सोडी सर, वो जब काम करते हैं, वो जब उनकी पॉलिसीज को रखते हैं, वो ऐसा रखते हैं कि इधर इट्स ट्रम्प्स वेज और इट इज नॉट एनी वन वेज। मतलब इधर इट्स माय वे और इट इज हाईवे। मतलब आप अगर हाईवे पकड़ के जाना चाहते हैं चले जाइए, ग्रीनलैंड की तरफ जाना चाहते हैं वहां चले जाइए, नहीं तो आप सीधे सीधे आप अपना पक्ष रख दीजिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की सनक इतनी ज्यादा हो गई है ट्रंप को कि कहीं ना कहीं उनकी चीजें कथनी करनी में डिफरेंस दिख रहा है लोगों को। अब देखिए ऋतु जी, उनके पास पैसा है, सैनिक शक्ति है और उसको वो पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति भी करता है लेकिन वो थोड़े डिसेंट थे अपनी भाषा में, लेकिन पहले भी अमेरिका ऐसी कुछ चीजें करता है। हाँ, ग्रीनलैंड पे कभी किसी राष्ट्रपति ने बात नहीं की, लेकिन कितने देशों का तख्ता पलट अमेरिका ने किया हमने देखा है। अमेरिका के जगह जगह पे सैनिक अड्डे हैं। तो ये चीज वही है, सिर्फ उसको जो पैकेजिंग है या मार्केटिंग है उसका एक तरीका अलग है। और जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया में किसी देश में हिम्मत नहीं हुई है। वेनेजुएला पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, क्या किसी देश ने अमेरिका पे कोई आर्थिक प्रतिबंध लगाया? ईरान पे देखिए, उत्तर कोरिया पे देखिए, रूस पे देखिए, कितने आर्थिक प्रतिबंध लग गए, लेकिन देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की। आर्थिक प्रतिबंध तो बहुत सपने की बात है। सारे देशों ने एक लूक वार्म स्टेटमेंट इशू कर दिया। तो ये फिर दिखाता है कि जिसके पास पैसा है, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है।
जिसके पास पैसा है, जिसके पास सैनिक शक्ति है, वो दुनिया में वही करेगा जो वो चाहेगा। लेकिन फिर तो सवाल ये हो जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में भी तो इस बात को अब पूरी तरीके से समझा जाएगा, और रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही हैं फिर? शैलेंद्र सर, जो इनको देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम पावर आप हैं या सुपर पावर आप हैं तो आपके लिए कानून कुछ और बन जाते हैं, आपके लिए उसमें कुछ जगह बन जाती है, इन बिटवीन द लाइंस कुछ रहता है। आपके लिए भी तो कानून समान रूप से है। तो आप अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस तरीके से उल्लंघन करेंगे, हमने वेनेजुएला में देखा, मादुरो को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब हर स्टेट के साथ, हर जगह पर, हर कंट्री में वो अगर ये कोशिश करेंगे तो दैट्स नॉट एप्ट ना, ये तो गलत मैसेज जो सेंड कर रहे हैं। आप सुपर पावर है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे एक बात बताइएगा, आज तक अमेरिका ने अच्छा वाला संदेश आपको कब भेजा पूरी दुनिया में? Which was the latest you can remember in last 10 years, 20 years? कोई अच्छा संदेश बताइएगा, इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज कि मुझे ही मिलना चाहिए या मेरी कंट्री को मिलना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं पैसे और सैनिक शक्ति की। चलिए ट्रम्प साहब, आपका नया वर्ल्ड ऑर्डर अगर दुनिया को मंजूर है तो ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगर जिसके पास पैसा और शक्ति है तो लेट अस बिड फॉर पाकिस्तान, उसे खरीदा जाए या तो सैनिक शक्ति से, क्योंकि भाई वो भी, लेकिन वहां पर स्टैंडर्ड्स दूसरे हैं, अपने लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं। मैं शायद यूएस को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं कि आपने मादुरो उठाया, आपने उसे जस्टिफाई कर दिया कि हम तो लॉ एनफोर्समेंट कर रहे थे। दैट मींस लॉ एनफोर्समेंट के अंदर क्या ये वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, जैसा दिख रहा है कि अगर कल मैं भी हाफिज सईद को उठाता हूं, मसूद को उठाता हूं, तो दे आर माई कन्विक्ट्स। क्यों नहीं उठा सकता? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि चलिए जी ग्रीनलैंड में यूएस और रशिया आ जाएगा, यूएस और रशिया पिछले 10 साल में क्यों नहीं आया, 20 साल में क्यों नहीं आया? आपको एकदम से चुभा जब है जब वो ट्रेड करने के लिए उनकी 4 शिप वहां आ गई। चलो मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए उसके लिए भी ले लेते हैं कि ट्रेड टाइज में देयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। एज फार एज बेसिस आर कंसर्न, कहां से आपको इंडिकेशन मिल गया सपने में कि वहां पर वो अपने बेसिस बना लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, और वो भी आपकी नेटो कंट्री को? अरे वो बेचारा यूक्रेन चिल्ला चिल्ला के मर गया कि मुझे नेटो में ले लो, तब तो तुमने लिया नहीं। आपको लग रहा है कि नेटो कंट्री कोई छोड़ना चाहे तो इतनी आसानी से छोड़ देगा, और ये छोड़ने देगा? टेक ओवर का मतलब क्या है? टेक ओवर मीन्स एक्चुअली मच मोर देन व्हाट यू आर सीइंग, मच मोर देन व्हाट यू आर सेइंग। इस समय मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ट्रंप की बात पर मैं विश्वास करूं तो करूं कैसे? अब उसने अपने खुद के देश से परमिशन नहीं ली कि एक दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा ले, और उसको जस्टिफाई कर दिया, और पूरी यूएस उस पर चुप, कहीं कोई चूचा कुछ नहीं, सब बिल्कुल एग्रीमेंट में है कि हाँ भाई हमने तो लॉ एनफोर्समेंट करा था, हमें सीनेट की भी परमिशन नहीं है। अगर सीनेट की परमिशन नहीं है तो सीनेट ने 47 वर्सेस 52 क्यों डिफीट किया इस बात को कि आप किसी कंट्री में जाकर कुछ भी कर ले? और चलिए मैं तो कह रहा हूं 2 मिनट के लिए आप अलाउड हैं, आपको मैं अलाउ करता हूं कि चलिए आप कर लीजिए, आइए ना, आइए उन जगहों पर जहां टेररिज्म हो रहा है, आइए उन जगहों पर जहां गरीबी है। आपने वर्ल्ड पीस स्थापित करी है, वर्ल्ड पीस। वियतनाम में कितनी पीस करी है आप बता दीजिए मुझे बता दीजिए वेनेजुएला में कितनी करी है आपने? तो इराक ऐसा में माना जाकर जाए कितना शैलेंद्र सर पीस की क्या ये establish करी है? चेतावनी भविष्य में सैन्य हस्तक्षेप का संकेत है, प्रीकर्सर है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड को नया ऑर्डर अगर यही मंजूर है तो ये अक्रॉस द बोर्ड सब जगह होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूएस और यूरोपियन यूनियन और नेटो के लिए अलग पैरामीटर है, जहां उनके सेल्फिश इंटरेस्ट है, और बाकी कंट्रीज के लिए नहीं है। ये तो कोई ये काम नहीं चलेगा। ये तो इनफैक्ट पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर तेरे को लगता है कि तेरे टैरिफ्स में इतनी ताकत है। सोडी सर, एक न्यू कॉलोनियल मानसिकता होती है, तो क्या ये चेतावनी, ये धमकी ट्रम्प की उसी मानसिकता का हिस्सा माना जाए? ऋतु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अपनी शक्ति पे के बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे पैसे की शक्ति हो, सैनिक की शक्ति हो। क्या हम देखते नहीं कई देशों में एक बेचारा बस कंडक्टर 2 रुपए के करप्शन के लिए उसकी नौकरी से बर्खास्त हो जाता है, बड़े बड़े लोग करोड़ों घपन कर जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। क्यों? उनके पास शक्ति है, उनका पैसा है, वो अपने देश के सबसे ऊंचे लॉयर्स को करते हैं एम्प्लॉय।
तो ये जो इक्वालिटी की बात है, ये इक्वालिटी की बात वो लोग करते हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। जिनके पास शक्ति है वो, उन्हें इक्वालिटी की चिंता ही नहीं है। तो इससे एक सबक और सीख पूरी दुनिया को लेना चाहिए। जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री माइक आरे ने परसों कहा कि जो ये मिडिल पास हैं इन्हें इकट्ठे आना होगा, अन्यथा वो टेबल पे मेन्यू बन के रह जाएंगे, यानी कि खाने का वो एक डिश बन के रह जाएंगे। जब तक दुनिया इकट्ठी नहीं होगी तब तक मुश्किल है, लेकिन दुनिया का इकट्ठे होना तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, वेनेजुएला पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, देशों ने कड़ी निंदा तक नहीं की। हाँ, अब मतलब आए कि ही नहीं, आप सामने ही नहीं आए कई दफा कोई तो। कोई सामने नहीं आया। हाँ। देशों ने इतने हल्के बयान दिए कि वो देशों के बयान पढ़ के हंसी आ रही थी कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट देश का राष्ट्रपति अगवा हो गया रातों रात, और आप कड़ी निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऋतु जी, हमें प्रैक्टिकल होना होगा। आज का जमाना वो नहीं है, शांति का जमाना, अब इंसानियत का जमाना। ट्रम्प तो वही शख्स है ना, ट्रम्प तो वही शख्स है ना। यहाँ पे भारत की सरकार जब उन्हें फुल फ्लेजेड सपोर्ट देती है, वो इन पार आते हैं। उससे पहले वो कई दफा हिंदुओं के लिए, भारत के लिए बात रख चुके हैं, लेकिन जब पावर में आते हैं तो टैरिफ लगा देते हैं भारत पर। तो उन पर क्या विश्वास किया जाए, उन पर किस बात का ट्रस्ट किया जाए। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात होती है, सामरिक वैल्यू की बात की जाती है। अब आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड इतना वैल्यूबल कैसे हो गया कि अमेरिका सुपर पावर वहां पर कह रहा है कि वहां पर कोई और महाशक्ति, कोई और देश, चाहे वो रूस हो, ड्रैगन हो, आंख उठाकर देखिए भी मत। ऐसा क्या है सर? रितु जी, अमेरिका घबरा ऐसे गया कि ग्रीनलैंड में बड़ा एयरपोर्ट बनाना था। आज से 4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने इंटरनेशनल टेंडर निकाल दिए, और जब टेंडर में सक्सेसफुल बिडर का नाम घोषित हुआ तो अमेरिका घबरा गया, क्योंकि इतने बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकला था, चीन को मिल गया वो टेंडर। तो अमेरिका को लगा कि अरे बाप रे, अगर चीन ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बनाएगा, फिर तो कहते हैं ना कि ऊंट तंबू में घुसता है तो पहले अपना नाक अंदर डालता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में अलग अलग सर्विस के अनुसार बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल हैं। चीन ने ऑलरेडी इनमें से 2 कंपनियां वहां चालू कर दी हैं, जिनका एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए था इन रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने के लिए। राइट। बाद में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक्निकल कारण दिखाकर डेनमार्क को बाध्य किया कि चीन के इन दोनों कंपनियों को ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करने दिया जाए, जबकि चीन वो बिडिंग जीत गया था। तो यहां से चिंता डोनाल्ड ट्रंप की चालू हो रही है। अब हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्य की तरफ देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने जो नॉरेड है, नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। जब भी तो भविष्य में फिर अगर सवाल ये भी उठेगा कि आर्कटिक सी रूट पर क्या अमेरिका को इसका फायदा मिलेगा, इस नजर से कर रहे हैं? रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्कटिक सी रूट जो है, जो कि ग्रीनलैंड को आइसलैंड और इंग्लैंड से जोड़ता है, वहां से ही रशिया की सारी नेवी बाहर निकलती है और ट्रेड शिप्स भी बाहर निकलते हैं। रशिया का जो आर्कटिक सी वाला एरिया है, रशिया का जो बाल्टिक सी में जो उनकी फ्लीट है, अगर उनको अटलांटिक सागर में आना है किसी भी वजह से, एक्सरसाइज के लिए, युद्ध के लिए, तो वो इसी गैप से निकलेंगे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड। तो अमेरिका चाहता है कि इस गैप को डोमिनेट करे। देखिए अभी क्या है, अमेरिका ने बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है ग्रीनलैंड को। वो ये प्रपोजल दिया है कि रूस से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे, अगर हम नॉर्मल फ्लैट मैप पे देखें तो लगता है कि वो शायद रूस से लॉन्च होकर पश्चिम दिशा में आएंगे अमेरिका की तरफ, जबकि जब राउंड ग्लोब की तरफ आप देखेंगे तो आइडिया होता है कि रूस से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाएंगे, खासतौर से वो आईसीबीएम साइट जो कि ईस्टर्न रशिया में है या मध्य रशिया में, पूरब में है। वहां के जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनको उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा पोलर ऑर्बिट में, और फिर वो अलास्का की तरफ से या कनाडा की तरफ से या ग्रीनलैंड के ऊपर से जाकर अमेरिका में गिरेंगे। तो अमेरिका ग्रीनलैंड में बड़े बड़े रेडार स्टेशन खोल चुका है, अब उनको और ज्यादा विकसित करना चाहता है, और भी रेडार स्टेशन
और अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स को उत्तरी ग्रीनलैंड में तैनात करना चाहता है। ठीक है। तो जैसा कि उसने ऑलरेडी अलास्का के उत्तरी भाग में या कनाडा के उत्तरी भाग में कर लिया है अपने को नॉरेड का प्रोटेक्शन देने के लिए, अब वो अब यही ग्रीनलैंड और पॉलिसी डेनमार्क ग्रीनलैंड के लिए भी यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर एक बार ट्राई एंड टेस्ट कर लेते हैं, हो जाता है तो बढ़िया बात है। अमेरिका है, साबित हो जाएगा कि सुपर पावर ने कर दिया। अब शैलेंद्र सर, एक थ्रेट परसेप्शन डॉक्ट्रिन की बात होती है, रूस की इसके साथ साथ चीन की जो आर्टिक नीतियां हैं, क्या वो अमेरिका की थ्रेट परसेप्शन डॉक्ट्रिन को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा? नहीं, देखिए इसमें शक नहीं है। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यस, थ्रेट परसेप्शन सबके अपने अपने कैलकुलेटेड है। मैं जेन्युइनली यूएस को ग्रांट कर देता हूं, लेकिन क्या यही पैरामीटर दुनिया में सब जगह इलिजिबल होगा कि जहां आपका थर्ड परसेप्शन कहता है वहां पर आप कुछ कर लीजिए? अगर ऐसा है तो जो गैप्स की बात चल रही है कि उसे डोमिनेट करना है, टेक ओवर करना है, पता नहीं क्या करना है, तो भाई साहब फिर तो मेरा जो ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान है पीओके होकर, तो मुझे वो भी अलाउड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो चिकन नेक है वो मुझको अलाउड होनी चाहिए कि मैं उसको अपने थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से वाइड कर लूं, और सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और स्पेशली ट्रंप को होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सर क्रीक का जो प्रॉब्लम है वो मुझे जड़ से खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका भी थर्ड परसेप्शन है। आप ट्रेड की बात कर रहे थे, माइंस की बात हो रही थी, तो चलिए जी आपका ग्रीनलैंड में माइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, भाई मेरा भी इंटरेस्ट है। पाकिस्तान का एक सेल्समैन गया था व्हाइट हाउस मटेरियल बेचने के लिए, और वो बलूचिस्तान मेरे तरफ देख रहा है कि जनाब थोड़ी मेरी मदद करिए, तो मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड इंटरेस्ट है, रेयर अर्थ मटेरियल इंटरेस्ट है, तो पैरामीटर सेम होने चाहिए। लेकिन वहां पैरामीटर सेम नहीं होंगे, वहां आपके अपने सेल्फिश होंगे। जो दोहरे मापदंड है आप रखिए, लेकिन फिर उन्हीं को मेंटेन करिए बाकियों के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक इंडिया शुड बी द फर्स्ट वन कि अपने ट्रेड रूट, थ्रेट परसेप्शन, ये सारी चीजें बराबर कर लेनी चाहिए हमें। ठीक है सोडी सर, नेटो का सहयोगी देश डेनमार्क, उसे धमकाना, उसे परेशान करना, ये दिखाता नहीं है कि वो जो अलायंस है, वो जो गठबंधन है, उसके भीतर ही विश्वासघात ट्रम्प कर रहे हैं? और फिर तो ये भी सवाल किया जाएगा कि चीन को भी कई दफ़ा क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन के साथ हम लोग लिख चुके हैं उसकी विस्तारवाद नीति को लेकर के, कि वो चाहता है कि अपनी ज़मीन का जितना हो सके विस्तार कर ले, चाहे हम तिब्बत रीजन में कहें, चाहे आगे सियाचिन पर करें, गलवान को लेकर देखें, हर चीज़ में। लेकिन अब जब आप चीन को टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी खुद उसी नीति के हिस्सेदार बन रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। ऋतु जी, जब 5 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीते और 20 जनवरी 2025 को जब उन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण की, इन 2.5 महीनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने काफी ब्रीफिंग्स की। एक बात इस ब्रीफिंग में, सारी ब्रीफिंग में निकल के आई कि चीन सैनिक तौर पे अमेरिका से बहुत आगे है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया कि सत्ता में आने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद, वो चीन और रूस से कोई नहीं सैनिक झड़प करेंगे, जो उनके कई एक्शंस ने भी और बातों ने भी दिखा दिया। जहां तक बात है नेटो की, मैं आपके साथ सहमत हूं कि नेटो, जिसका एक अभिन्न अंग अमेरिका है और इतने अच्छे रिश्ते दशकों से रहे हैं, किसी नाटो देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दूसरे हाथ पे आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के बारे में बोला, नाटो को खड़ी सुनाई, पिछले साल बोला कि 2% से 5% डिफेंस बजट करो, नाटो मान भी गया। और कल जब यहाँ पे डेवोस में आए डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी स्वागत के लिए नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट भी पहुंच गए। यानी एक चीज दिखाता है कि नाटो के अंदर ही हिम्मत नहीं है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की। अरे अभी तो सर ईरान पे कहते थे कि मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, बहुत सारे उन्होंने स्ट्रेटजीज भी बनाई, जॉर्डन भेजे अपने विमानों को, अपने आर्म्स आर्टिलरीज भेजनी शुरू कर दी। उसके बाद सर एक बैक स्टेप ले लिया जब देखा कि दुश्मनी ज़्यादा मोल ले लिया, शायद ईरान के मामले में फिट नहीं बैठ पाएगा ये समीकरण, तो टेक अ स्टेप बैक एंड
रिज्यूम आफ्टरवर्ड्स, मतलब पोस्टपोन कर देते हैं और आगे देखते हैं क्या किया जाएगा, इसको पहले ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब ईरान में नहीं कर पाए, वेनेजुएला में कर पाए, ये जियोपॉलिटिकली चेंज होता है कंट्री बाय कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगर ईरान की कंडीशन में उस पर्सपेक्टिव पर सोचूं तो खामेनेई इज अ फोर्स जिससे शैलो डाउन करना अमेरिका के लिए, ईरान ट्रंप के लिए, दोनों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एक तरह से एक टेढ़ी खीर साबित होगी। वो उनके गले से उतरने वाली चीज नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल काम है, डेप्थ में जाना पड़ेगा, राइट? ऋतु जी, 13 जनवरी रात को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करना था। 13 सुबेरे जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ब्रीफिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो अमेरिका की सारी खुफिया एजेंसीज के मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बताई कि ईरान पे हमले का मतलब ये नहीं है कि वहां तख्ता पलट हो जाएगा। ईरान बहुत सैनिक तौर पे इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई करेगा और ये आसान नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला के प्लान को कैंसिल कर दिया। मेरे कहने का मतलब है, जो आज से दशकों पहले टेलर स्मिथ ने कहा था कि जो बाहुबली होते हैं उन्हें रोकने का एक ही तरीका होता है, उनके सामने खड़े होना। ईरान ने ये करके दिखाया है। दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगे थे ईरान पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई ईरान पे हमला करने की। वेनेजुएला में कर लिया, ग्रीनलैंड पे उनका ऑलमोस्ट कंट्रोल आ गया, जैसे उन्होंने कल बयान दिया है कि उनकी जो मीटिंग हुई है नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट के साथ। बात यही आती है, जो ताकत तौर पे खड़ा होगा उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कमजोर की तरह एक्सेप्ट करेगा जैसे वेनेजुएला ने किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुखिया बैठा है, पाकिस्तान में अगर हिम्मत है तो जाके वहां से उसको अगवा कर ले, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला से के उनके राष्ट्रपति को किया। किस चीज को रोका है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पास ना सैनिक हिम्मत है ना उसके आर्थिक हिम्मत है। अगर हम लोग कहेंगे कि दुनिया में एक ही रूल होना चाहिए, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं और ये प्रकृति का नियम है। हम बोल लें अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हकीकत पे ग्राउंड पे होता है? कभी नहीं होता है। अमेरिका ने कितने देशों की तख्ता पलट की, क्या कोई देश उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ? इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, क्या कोई देश खड़ा हुआ? मेरे कहने का लिबिया में मोहम्मद गद्दाफी को मार दिया जबकि वो सरेंडर के लिए तैयार था। तो मेरे कहने का मतलब है, ये एक एयर कंडीशन कमरों में बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है। जो जमीन पे जिनके पास सैनिक और आर्थिक शक्ति होती है उन्हें कतई कोई चिंता नहीं अमेरिका के पास, ट्रंप के पास। और मैं इसी सवाल के साथ जाती हूँ यूके देवनाथ सर के पास। यूके देवनाथ सर, इज दिस पार्ट ऑफ हार्ड पावर डिप्लोमेसी और कोर्सिव डिप्लोमेसी? रितु जी, ट्रंप जो हैं वो यकीन करते हैं कि चोट पहुंचाओ फिर उस चोट को हटा दो, आप जीत जाएंगे। देखिए, उन्होंने बोला कि यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, 15% टैरिफ लगा देंगे 1 फरवरी से। यूरोप घबरा गया, तितर बितर होने वाला था, घुटने कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था यूरोपियन लीडर्स को कि कैसे जवाब दें। और कल जब ट्रंप पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं 1 फरवरी से वो टैरिफ नहीं लगाऊंगा। यूरोप के लीडर्स के सांस में सांस आ गई, सब कल रात को चैन की नींद से सोए। यानी ट्रंप ने जो इतना बड़ा बयान दिया था कि टैरिफ लगा दूंगा यूरोप के ऊपर, ग्रीनलैंड के सपोर्ट में जो 8 देश आए हैं, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। कल चुपचाप अपने एयरफोर्स 1 से उतरे तो और बोला ठीक है। पार्ट 2 बन रहे हैं क्या पाकिस्तान के? मतलब ये वही नीति है क्या, इफ आई एम राइट? हाँ, देखिए, ट्रंप को मालूम है कि हर देश से कैसे डील करना है। यही जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के साथ जब करना होता है थोड़ा अलग सा एंगल ले लेते हैं। यही दबाने की कार्रवाई जब उनको चीन से करनी होती है थोड़ा अलग से एंगल ले लेते हैं। देखिए, चीन ने कह दिया कि ताइवान हमारा है, हम एक 2 स्टेट नेशन नहीं है, ताइवान चीन का हिस्सा है। अमेरिका, ट्रंप कभी भी खुल के नहीं बोलते कि ताइवान एक आजाद मुल्क है। तो ये इनकी चतुराई है। भारत से डील करने के लिए भी आप देखिए, अमेरिका ने बार बार हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, ट्रंप ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, लेकिन भारत सरकार ने थोड़ा चतुराई दिखाते हुए हम साइड की खिड़की से निकल गए, फिसल गए उनके हाथ से। तो ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के सारे देशों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी को हथियार का डर दिखा के, किसी के ऊपर सैंक्शन का डर दिखाकर उनके वो अपने हिसाब से एक रास्ता खोजते हैं कि कैसे अपना दमखम बना के रखें। अब शैलेंद्र सर,
जैसा कि अभी यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि वो इस नीति के साथ आगे बढ़ते हैं कि पहले तो खुद परेशानी क्रिएट कीजिए, फिर मरहम लगाइए और बताइए दुनिया को कि हमने किया है साहब, हमने ठीक किए हैं। जैसा वो कई दफ़ा क्रेडिट ले चुके हैं 8-8 युद्ध रुकवाने के, इंडो पाक रिलेशंस को ठीक करने के, जो पहलगाम के वक्त हुई थी चीज़ें। तो क्या ये माना जाए कि अब वैश्विक व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर से शिफ्ट होकर के पावर बेस्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? मैं कहता हूं कि उम्मीद जहां होती है ना, वहां पर चीजें बात बन जाती हैं। उम्मीद ये है कि भारत जैसा स्टैंड बाकी दुनिया भी लेगी। जहां टैरिफ का खौफ रहा करता था, पहली बार दुनिया में किसी ने प्रूव किया है कि वो 50% टैरिफ एक्चुअली हमें झुका नहीं सकते। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में टैरिफ की जो खौफ है वो थोड़ी सी कम हुई है। लोग उसके बारे में बात कर पा रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुझे एक पॉइंट आपका रह गया है, वो पीस से रिलेटेड, कि दुनिया में यूएस ने पूरी वर्ल्ड पीस करी है। वेरी गुड, क्या बढ़िया काम किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका नाम बदल के कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। मतलब पीस का कितना बढ़िया एग्जांपल है कि द मोर यू आर एग्रेसिव टू से कि आई एम अ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, मतलब पीस तो करता ही नहीं है वो डिपार्टमेंट, इट ओनली डील्स इन वॉर। उससे भी बड़ी बात है, आपने कहा कि यूएस नाटो का अंग है, गलतफहमी है, वो अंग नहीं है, वो ही नेटो है। ओके, नेटो उसके अलावा ये कुछ हम लोग नहीं है। गलत देख रहे हैं। वो अपने आप को ही नेटो समझता है और बाकियों को ऑब्लाइज और करता इस बात है। का आधार क्या देते हैं आप? वो खुद को नेटो समझता है या नेटो उससे चल रहा है, ये ऐसा क्या मतलब आप जरा इसको ब्रीफन कीजिएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, पहले वर्ड इस्तेमाल हुआ कि विश्वासघात। नो, यूएस बिल्कुल क्लियर है, पूरा पूरा उसे विश्वास है कि वही नेटो है, क्योंकि उसका कहना है कि नेटो मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। ओके, मैं उसके साथ खड़ा हूं। जस्ट इमेजिन, आप बता दीजिए, जनरल सेक्रेटरी डावोस में नेटो के जो थे वो इन्हें रिसीव करने तो आ गए, क्या उन्होंने सारे बाकी लोगों को रिसीव किया था? नो। हु इज नेटो? बाय द वे, जो 2 से 3% पैसा कंट्रीब्यूट पहले नेटो करता था, इन्होंने ही तो थ्रेट दी थी कि नहीं जी हम एग्जिट कर जाएंगे। राइट। 60 वर्ल्ड फोरम्स हैं जिसमें से यूएस एग्जिट कर रहा है, और वो सारे के सारे हिले हुए हैं क्योंकि पैसे का मामला है। सो अगर आप मोटे तौर पर देखें, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, दोहरे मापदंड को भी तोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन भारत से सीख रहा है। नेटो कंट्रीज वॉइस कर रही हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप पे अगर दम है तो आप बताइए कि नहीं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एंड ओनली कंट्री जिसमें 50% टैरिफ नाकाम हो गए। इसलिए अब नई थ्रेट क्या निकली है कि हम 500% कर देंगे। फिर ठीक भी है? नहीं सर, आपने एक बहुत अच्छा इधर पॉइंट हाईलाइट किया शालिन सर। आपने कहा कि इंडिया ने एक एग्जाम्पल दिया पूरी दुनिया को कि भैया आप 50% टैरिफ लगाइए, 100% लगाइए या 500% लगाइए। भारत एक स्टैंड रखता है कि हम टैरिफ आपके एक्सेप्ट करते हैं, हम इसे फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सुपर पावर लगा देगा या कह देगा दिस इज माय वे और हाईवे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने ये पूरी दुनिया को सिखाया भी है और एग्जाम्पल लेके अब आगे दुनिया चल भी रही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि ट्रम्प थोड़े से नरम पड़ जाते हैं भारत के लिए? हमने अभी देखा कि अभी एक और लिस्ट उन्होंने जारी की, उसमें भारत नहीं है। अभी डावोस में भी उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा बाजार है भारत, हम लोग उनके साथ व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इंडिया के लिए अब फिर से नरम हो गए हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट जब हम देखते हैं तो ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, उनका मूड स्विंग क्यों हो रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव पे? सीधी बात, क्योंकि इंडिया पॉइंट ब्लैंक जवाब देने को तैयार है। इंडिया के स्टैंड सच्चाई पर टिके हुए हैं, हम इसलिए डगमगाते नहीं हैं। हमारे पैरों में वो मजबूती है जो हम अपनी तरफ देख रहे हैं। मालूम है मुझे मालूम है कि मैं आपके सामने शायद फाइनेंशियली खड़ा होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं आपके सामने मिलिटरली खड़ा नहीं हो पाऊंगा, ऐसा उनका सोच है। लेकिन मेरे पास वो जज्बा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अकेली आर्मी है जिसमें जान देने का जज्बा है, जान देने की होड़ लगी हुई है। ले आइए अमेरिका का कोई एक सोल्जर जो जान देने के लिए तैयार है, ले आइए चाइना का कोई एक सोल्जर जो जान देने के लिए तैयार है। ये जान बचाने वाली पार्टीज हैं। यूएस की पॉलिसी क्यों है कि दे विल नॉट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड? क्यों?
क्योंकि आप डरते हैं। डरूंगा, डर वर्ड में बी लिटिल एक्सट्रीम, लेकिन आप में वो जज्बा है ही नहीं। आप सोचते हैं हर एक चीज खरीदी जा सकती है, मिसाइल से मारी जा सकती है, एयरफोर्स से मारी जा सकती है। ग्राउंड पर, ग्राउंड के ऊपर पकड़ने के लिए आपको मैं और मेरे जैसी फौज चाहिए जो ग्राउंड पर खड़ी रहेगी। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, 3000 सैनिक चाइना के वापस मोड़ दिए, लेकिन उस पोस्ट को नहीं छोड़ा। एज फार एज चिशूल इज कंसर्न, आप कोई हमारी बैटल ले लीजिए, सुपीरियर नंबर, सुपीरियर फोर्स, ये कैसे आप हरा पाते हो? क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है। अगर टैरिफ को, अगर आज इंडिया आज हरा रहा है क्योंकि हमारे में जज्बा है कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, ठीक है हमारे को असर करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूट जाएंगे, क्योंकि टूटने का मतलब होगा कि आप पाकिस्तान बनेंगे। अकेला कंट्री है जो पीस प्राइज नोबेल का उनको देने के लिए तैयार है, नोइंग फुली वेल कि उनकी अपनी कंट्री की सारी मुसीबतों की देन यूएस है, बट फिर भी वो कर रहे हैं। सर वो उनकी मजबूरी है, और ऐसा माना जा सकता है कि उनके देश के भीतर, अब पाकिस्तान का ही हाल देख लीजिए, गृह युद्ध है, अंदर ही नहीं लड़ पा रहे, बाहर क्या लड़ेंगे। अब सोडी सर, आप जरा इस पर अपना थोड़ा विचार दीजिएगा कि ये वैश्विक व्यवस्था की जिसकी बात हो रही है, ये मैंने पूछा शैलेंद्र सर से कि ये नियमों के आधार पर तय किए जाएंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर रहेगा, ये शिफ्ट होकर के क्या अब रुतबा, पावर इसमें शिफ्ट हो जाएगा क्या? और दूसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि एक तो हम देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया में एक तानाशासन की है, और दूसरी तरफ अब ये ट्रम्प भी क्या उसी नक्शे कदमों पर चल दिए हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा जरिया अलग है, तरीका अलग है, वे अलग है, बट ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ऋतु जी, दुनिया में 3 महाशक्तियां, अमेरिका, रूस और चीन। इन तीनों ने जो करना चाहा इन्होंने किया। फर्क यह था कि इनको जो रोक पाया वो सफल हुआ, जो नहीं रोक पाया वो असफल हुआ। 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पे हमला करना था, हालांकि 1993 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम था जिसमें यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच में संधि थी कि वो यूक्रेन पे हमला नहीं होने देंगे और अगर कोई करेगा उसकी मदद के लिए आएंगे। सबसे पहले तो रूस ने 1993 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम तोड़ा, और क्या अमेरिका उस मेमोरेंडम के तहत उसने अपने सैनिक भेजे यूक्रेन की मदद के लिए? नहीं। चीन ने बार बार बोला कि वो ताइवान पे हमला करेगा। पिछले साल 23 दिसंबर को जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी संसद को चीन पे रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें साफ लिखा है 2027 के अंत में चीन ताइवान पे हमला करेगा। क्या एक बार ट्रंप ने बोला है कि मैं ताइवान के साथ खड़ा हूं? नहीं। कल ही एक ओपिनियन पोल हुआ है, ताइवान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने किया है, उसमें यह आंकड़े निकल के आए कि 70% ताइवानी नागरिकों ने बोला है कि अमेरिका हमारी मदद के लिए नहीं आएगा और चाइना हमसे बहुत आगे है सैनिक तौर पे। अमेरिका को आप देख लीजिए, एक बैठे बिठाए एक राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया। क्या कोई उनको रोक पाया? नहीं रोक पाया। ये जो जमाना है, ये जमाना है हार्ड पावर का। हम सारे जानते हैं कि एज पर रेजोल्यूशन 248 ऑफ 1967 इन यूनाइटेड नेशंस, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और इजराइल का मुद्दा अंडर नेगोशिएशन है, लेकिन तभी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे हमला किया। क्या हमास ने कोई यूएन रेजोल्यूशन को माना? नहीं। क्या ये आखिरी हमला था, पहला हमला था? नहीं। अब तो और भी हमले होंगे हमास से। तो मेरे कहने का मतलब ऋतु जी एक साफ है, ये रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर असल में कभी था ही नहीं। ये सिर्फ एक तरीका सा था कि भाई दुनिया में जो छोटी देश हैं उनको शांत में रखा जाए। जो बड़े देश थे, महाशक्तियां थी, वो तो हमेशा से वही करती आई हैं जो उन्होंने करना था। 1 अगस्त 2008 को रूस ने जॉर्जिया पे अटैक किया, 16 दिन का युद्ध चला और उसके बाद जॉर्जिया की तख्ता पलट कर दी रूस ने। क्या रूस पे किसी देश ने कोई सैनिक कार्रवाई की? नहीं की। तो 2014 में रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया, क्या कोई सैनिक कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो ये जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक अच्छा शब्द था जो पहले छोटे मोटे देशों के लिए इस्तेमाल होता था, अब तो वो भी इस्तेमाल होना बंद हो गया है, क्योंकि अब सारे रियलाइज कर चुके हैं अब सिर्फ जिसके पास हार्ड पावर है वो वही करेगा, जिसके पास पावर है उसे रोकने की वो सफल होगा, अन्यथा वो असफल होगा। इन पिक्चर आ गया है। मैं यूके देवनाथ सर के पास जाना चाहूंगी, एक ब्रीफ इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन शैलेंद्र सर प्लीज जरा एक लाइन में आप मुझे बताएं, ब्रिटेन ने जो ये जवाब दिया है वो कह रहे हैं कि हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप करते रहिए इस तरह की कोशिश, हम आगे आएंगे और हम इसको फाइट करेंगे। अब ब्रिटेन का रुख आपको कैसा लग रहा है? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है ना, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने कभी नहीं बोला था कि हम टैरिफ्स के खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ लिए।
सो ये जो डबल स्टैंडर्ड है बड़ा एक्सपोज करता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन क्या कर लेगा यूएस के खिलाफ? नथिंग दे कैन डू, टेक माय वर्ड ऑन दैट। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। यूके देवनाथ सर, इंडो पैसिफिक से लेकर के आर्कटिक तक क्या ये चेतावनी इफेक्ट करेगी ट्रंप की? इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के देश जब अमेरिका की तरफ देखते हैं, पहले सम्मान के साथ देखते थे, आजकल भयभीत होकर देखते हैं। जब भी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सब देशों की जो वॉशिंगटन में एम्बेसी है वो अलर्ट हो जाती है कि उनके कहने का मतलब क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं तो अब यूरोप के देश, उनके अपने नेटो में जो दोस्त देश हैं वो भी डरने लगे हैं। जहां तक अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे, ये समझना पड़ेगा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक बयान दिया था कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट है, धरातल पर असल में इंग्लैंड भी अमेरिका का 52nd स्टेट है, समझ लीजिए। आज इंग्लैंड की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, डिफेंस पॉलिसी नहीं है, वो सब वॉशिंगटन से, पेंटागन से डिक्टेट होती है। तो इंग्लैंड जो है असल में प्रैक्टिकली अमेरिका का एक हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि जब पूरा यूरोपियन यूनियन बना, यूरोप कन्वर्ट कर गया, तो ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिकन के दबाव में आकर वो यूरोपियन यूनियन से टूट के उन्होंने अपना पाउंड फिर से चालू कर दिया। अब वो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला। तो इंग्लैंड कुछ नहीं है, इंग्लैंड अमेरिका का ही एक हिस्सा है। जी ठीक है, एक मैं चाहूंगी सर आप 40 सेकेंड्स में सम अप कर पाए शैलेंद्र सर, 5 लाइंस में। ये डावोस से ट्रंप ने जो एक तरह से अपने लेक्चर में जो भी उन्होंने 1 घंटा तक दिया है, उसमें उन्होंने जो जो पॉइंट्स रखे हैं, चाहे ग्रीनलैंड को लेकर रखा हो, इंडिया को लेकर रखा हो या वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर रखा हो, वो आप 5 शब्दों में आप क्या समझ रहे हैं उनके इस भाषण को? बड़ी सीधी सीधी बात है, जो डर गया वो मर गया, जो खड़ा हुआ वो पार जाएगा। नदी में छलांग मारेंगे आप पार जाएंगे। अगर यूरोपियन यूनियन, नेटो कंट्रीज, दुनिया खड़ी होगी तभी कहीं जाकर आप इस यूएस को कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वो मॉरल प्रेशर बोलिए चाहे अदर प्रेशर, बट ये ऐसा नहीं है कि यूएस कंट्रोल नहीं हो सकता। एंड व्हाई इज ड्रैगन नॉट इन द पिक्चर? ड्रैगन क्यों नहीं कुछ कर रहा है इस पे? ड्रैगन इज अ बिजनेसमैन, वेरी सिंपल। उसे मालूम है कि मैंने सिर्फ बिजनेस करना है। दुनिया की कोई कंट्री ऐसी है ही नहीं जो उसके उधार पर नहीं चल रही है, उसके डेब्ट में नहीं चल रही है, लोन्स पर नहीं चल रही है। उसका वो सिर्फ पैसे का बिजनेस करता है, वो लड़ाई का बिजनेस करता ही नहीं है। आप बता दीजिए कोई एक लड़ाई जो वो लड़ रहा है कहीं पर भी दुनिया में, अगर वो एक लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, सोडी सर और यूके देवनाथ सर जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। और ये डावोस में ट्रंप ने जिस तरीके से सीधे सीधे ये दलील दी है और उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड पर नज़र मत रखिए, रूस को भी, चीन को भी और अन्य देशों को भी, महाशक्तियों को भी मैसेज दिया है, वार्न किया है कि अगर ग्रीनलैंड पर नज़र रखी जाएगी तो हिंसा ना अपनाते हुए वो दूसरे रास्ते के जरिए ग्रीनलैंड को हाईजैक करेंगे और ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है, रहेगा। अब इस संदेश के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आते हैं? क्या एपी सेंटर ग्रीनलैंड बनता है जहां पर जंग का एक नया मुखाना, नया अखाड़ा खुलता है? ये आने वाले समय में पता चलेगा।